आपने जनपद सिद्धार्थ नगर को आपकी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने स्वच्छता अभियान में, स्वच्छता मिशन में ओडीएफ जिला घोषित है। ये जिला ओडीएफ घोषित हो गया। हमारे पत्रकार साथी हैं, मीडिया से हैं, सजग प्रहरी है, ये भी नोट करें आप कि आपने कहा है, दावा किया है कि हम बाहर शौच मुक्त कराएंगे, हमारा जिला जवार शौच मुक्त होगा। मेरी मां बहनें, बुजुर्ग, गांव के वासी अब गांव में, गांव से बाहर कभी नहीं जाएंगे, हर घर को शौचालय मिलेगा। मुझे आप बताओ, महामहिम, फेंकू, जुमलेबाज, जो जनता को गुमराह करते हो, मुझे आप 9 गांव पंचायत ना बताओ। जनपद सिद्धार्थ नगर में 9.5 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमको उत्तर दीजिए कि 9 गांव बता दीजिए जहां की महिलाएं, मेरी मां बहनें बाहर न जाती हो, जिनको हर घर को शौचालय मिल गया हो। सिर्फ 9 गांव। तो झूठी की भी हद होती है, सवाल कोई करता नहीं। और हमारे भोले भाले समाज को, जनपद सिद्धार्थ नगर के लोगों को समझते हैं भोले भाला, इनको कैसे जाओ वैसे पता अपना काम। सवाल इतना याद रहेगा, पूछ लीजिएगा, धीरे धीरे हर बैठक में सवाल पूछते रहेंगे। 50 सवाल हमने तैयार किया है। अगर 50 सवाल का उत्तर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता दे दे तो राजनीति नहीं करूंगा। और मैं तो चाहता हूं कि जनपद सिद्धार्थ नगर के साथ, इनके लोगों के साथ जो छलावा कर रहे हो आप, एक बार इसी कलेक्ट्रेट परिसर में एक तरफ मीडिया, एक तरफ जनता और एक तरफ जनता के रहबर, हम सब बैठ करके सवाल करते हैं। यहाँ करके खुला मंच लगा करके सवाल हम करेंगे, जवाब आप दो। हम सिर्फ सांसद बनने के लिए, विधायक बनने की लालसा लेके आपके पास नहीं लड़ रहे हैं। मेरे पिछड़े समाज के लोगों, मेरे दलित समाज के लोगों, मेरे अल्पसंख्यक समाज के लोगों, 85% मेरा कुर्बा खुद है। और आज से नहीं, जब से प्रधान बना तब से लड़ना हो जाएगा। और आपको याद होगा, शोहरत बगल में ही है, यहाँ लोग हैं। अगर मुझे विधायक बनने की लालसा होती तो आज फिर जिले में सबसे ज्यादा वोट से जीत के विधायक बनता, अगर पार्टी ना छोड़ता तो। ये लोग लेकिन धोखा हो गया, कोई बात नहीं। कोनो घोड़क तरह बिहार थोड़े हो गए, अभी और लड़ाई 10-20 साल। अभी उम्र का कोई फैक्टर थोड़े, ये फैक्टर हमारे साथ है। मैं अपने पद पर रह करके जो जिम्मेदारी आपने दिया था, आपको याद होगा, हर मुद्दे पर मैं लड़ा हूं। नोटबंदी पर लड़ा, यूट्यूब खोलिएगा, मीडिया के हमारे सम्मानित लोग हैं। पहली बार जब नोटबंदी लाए थे प्रधानमंत्री जी, तभी मैं बोला था। और आज आप परिणाम देख लो, नोटबंदी लाए थे, 1500 की नोट बदल गई। लाइन में लग करके पुलिस का डंडा भी खाए होंगे आप, परेशान हुए होंगे आप, इतना झेले होंगे बदलने के लिए आप। और 2000 का नोट जब छप के तैयार हो गया तो जरा इनसे पूछो कि 2000 का नोट छापे रहे, 6 साल नहीं चला पाई, वो का फिर कहीं बंद करके महीने के लास्ट। पहली सरकार देश में ऐसी बनी, आपने बनाया कि अपनी छापी हुई नोट 2000 का 6 साल भी नहीं चला पाए और बदलना पड़ा। ऐसा किया क्यों था उन्होंने? मैंने विरोध क्यों किया था? मैं जानता था, सरकार में था, मैं भी गठबंधन की सरकार में था। इस मुद्दे पर इसलिए लड़ा था कि मैं जानता था कि 14 में सरकार जो बनी है, नोटबंदी नहीं लाएंगे तो बैंक में पैसा वापस लाने का एक बहाना, और बैंक में जब पैसा आप सबका जमा हो जाएगा तब वो उद्योगपतियों के सहारे अपनी बेड़ा पार करेंगे। आपको याद होगा, एक वादा उन्होंने किया था
जनधन का खाता खुलवाए थे सब परिवारों का, पूरे देश के लोगों का जनधन का खाता खुलवाए। मीडिया को हैं, एक सवाल और कर लीजिएगा, उसी जोड़ दे रहा हूं। जनधन का खाता खुल गया कि 15 लाख रुपया जो 24.5 लाख हजार करोड़ रुपया काला धन विदेश में है वो हम लाएंगे और आपके खाते में 15-15 लाख रुपया डालेंगे। इसीलिए जनधन का खाता खुलवाए थे। बरसों बरस तक, आज तक 9.5 साल हो गया, हम आप सब पूरे देश के लोग खाता खुलवा करके इंतजारी करते रह गए कि 15-15 लाख रुपया काला धन हम सबके खाते में आएगा। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था, ये झूठ नहीं है। हमारे आपके खाते में तो नहीं आया, लेकिन अलबत्ता देश की पहली ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी कि जिन्होंने एक ऐसा प्रधानमंत्री जी ने सिस्टम बनाया कि हमारे आपके खाते में 15-15 लाख रुपया तो वर्षों बरस से जारी करने के बाद नहीं आया, लेकिन हर 30 मिनट पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 15 लाख रुपया आ रहा है, अभी भी आ रहा है। इसका रिकॉर्ड है मेरे पास। कैसे आ रहा है? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए, पीएम केयर फंड, कॉर्पोरेटिव फंडिंग, जिन पर ना तो सीबीआई का, ना तो ईडी का, ना इनकम टैक्स का किसी का कोई चारा नहीं चलने वाला है इस योजना में। उसी के सहारे हमारे आपके खाते में, जनधन के खुलवाए हुए खाते में 15 लाख तो बरसों बरस की इंतजारी करने के बाद नहीं आया, लेकिन पहली सरकार देश की ऐसी बनाया आपने डबल इंजन की, जिसके मुखिया ने ऐसा सिस्टम बनाया कि हर 30 मिनट में 15 लाख रुपया भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता है। अब मैं पूछना चाहता हूं यही प्रश्न कि कृपया भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बता दें हमको, 9 बैंक के शाखाओं का नाम बताएं हमको, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं कि जिनमें कितनी शाखाओं में कितने जनधन खाते जीवित हैं, ये बता दें। ये भी एक सवाल उससे। और आप सब, हमारा नौजवान सड़क पर इस समय बेरोजगारी के लिए तड़प रहा है, रोजगार नहीं है, महंगाई कुछ पूछना ही नहीं है आपको, और हम आप मस्त हैं थरिया लोटा पीट के 5 बजे दिया बार के हमारे आपको दिग्भ्रमित करने के लिए। रोजगार ना की तरफ ध्यान जाए, महंगाई पर आपका ध्यान ना जाए, भ्रष्टाचार पे आपका ध्यान ना जाए, इसलिए आपसे ये कहा जाता है थरिया लोटा 5 बजे बहनों भाइयों पीटो ताकि कोरोना भाग जाए। अभी वो देखना चाहते थे दिल्ली से कि आप सब होशियार हुए हैं कि नहीं, नाराज हैं कि खुश हैं। जरा देखे बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए, भ्रष्टाचारी के लिए जो आवाज उठ रही है उसमें आप सब नाराज हैं कि नहीं? तब कहे भाई और बहनों, 5 बजे शाम को अपने अपने गोसवारे में निकल के थरिया लोटा पीटे, खूब पीटे हो बोला आप लोग। आज वह थरिया लोटा पीटे हुए कि आज बिल में आपको इसका जो बिल लाए आपके अधिकारों के लिए, जो आपका संवैधानिक अधिकार है उसमें निहित है संविधान में, वो भी इस कोटे में नहीं रखा प्रधानमंत्री जी ने आपके, जो थरिया लोटा पिटवा रहे थे। जानते हैं किस लिए नहीं रखे? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको आरक्षण 37% महिलाओं को आरक्षण दे दिया, अब उसमें से ये निर्धारित नहीं किया कि कितना एससी, कितना ओबीसी, कितना माइनॉरिटी, महिलाओं को सबको दे दिया। अब करेंगे क्या? ये वही पंचायत घाट उसी पर काम कर रहे हैं, ताकि जब प्रधानी का चुनाव हो, जिला पंचायत का चुनाव हो, ब्लॉक का चुनाव हो, जिले का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो और लोकसभा का चुनाव हो, तो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की महिलाएं न लड़ने पाए, ताकि जितना कोटा होगा तो जानते हैं कौन कौन लड़ेगा इनकी सरकार में? जो बड़े बड़े हाकिम हैं इनके घर वाले लड़ जाएंगे क्योंकि इनको पहले टिकट मिल जाएगा। जो बड़े बड़े नेता लोग हैं उनके घर के लोग लड़ेंगे, आपको मौके नहीं मिलेगा, टिकट उनको मिलेगा, समर्थन उनको मिलेगा। इसीलिए आपको वंचित कर दिया गया कि आप ना प्रधानी लड़ पाओ, ना आपको कोनो कोटा रहे, किसी बड़े घर का लड़ जाएगा, आपको कहां लड़ना है?
इसीलिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी इस लड़ाई को जनपद सिद्धार्थ नगर से मुख्यालय से शुरू की है। अगर आपका हमारा आप सबका अधिकार अगर इस महिला आरक्षण बिल में नहीं दिया गया कोटा, तो हम ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर और भीम आर्मी के लोग गांव स्तर पर भी चल करके इस वक्त बात करेंगे। अभी हमारे लोगों ने कहा कि कोई नहीं लड़ता है, तो कोई नहीं लड़ता है, तो जहां कोई नहीं लड़ता वहां भीम आर्मी लड़ती है। इसीलिए भीम आर्मी की पहचान है, इसीलिए आजाद समाज पार्टी की पहचान है। जहां कोई नेता नहीं पहुंचता अत्याचार, जुल्म, जासूसी के खिलाफ, वहां हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आजाद पहुंचते। इसीलिए तो पहचान मुझे आज मुझे इतना कहना है कि अब मेरी मां बहनों, आप घर को संभालती हो, घर को चलाती हो, हर परिवार को देखते हो, दुख सुख में सबसे बड़ी स्तंभ हो परिवार की आपके कंधों पर बहुत जिम्मेदारी है। क्योंकि जिस दिन आप अपने जिम्मेदारी का हाथ खींच लेंगे, कोई परिवार मर्दी मर्दा अपने घर की तरक्की नहीं कर सकता है। यह सब इतिहास में कहा गया है। इसलिए घर परिवार के सबसे बड़ी ताकत के जिम्मेदार के रूप में आपकी ही इस देश में गिनती होती है, समाज में गिनती होती है। आप कोई माँ इसमें ऐसी नहीं है बहन जो अपने भाई को, अपने परिवार को तरक्की की तरफ न देखना चाहती। इसलिए आपको अगर अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने घर के, अपने बेटे भाई को तरक्की की तरफ ले जाना है, रोजगार की तरफ जोड़ना है, परिवार को उन्नतशील बनाना है, तो आपको अपने अधिकारों को जानना पड़ेगा। और गांव में जो बच्ची खुची नहीं आ पाई है, आनंद फानंद में हम लोगों ने कार्यक्रम किया कि इस लड़ाई को शुरुआत कर दिया जाए, एक आगाज हो जाए कि हमारे डीएम साहब के थ्रू महामहिम देश की राष्ट्रपति महोदया को आपकी आवाज चली जाए कि देश के, प्रदेश के, गांव के, जनपद सिद्धार्थ नगर के सबसे पहले मां बहनों ने अपने अधिकार के लिए महामहिम राष्ट्रपति से मांग किया। और जिस दिन ये पता है सबको, आप लोगों ने अपने इस बेटे, अपने इस भाई के लड़ाई के मकसद को हमेशा कामयाब किया है। अभी हाल ही में संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ यात्रा निकली थी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी तत्वाधान में, जिला जेल के सामने से 7 तारीख को 75 किलोमीटर की यात्रा यहां से बासी, डुमरियागंज, इटवा में समापन हुआ 8 बजे 9 बजे रात को। लेकिन हमारे जनपद के सभी हमारे आदरणीय बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, यहां तक सम्मानित मां बहनों ने 9 बजे तक अपने बेटे, अपने भाई की सुनने के लिए अपना अमूल्य समय दिया। और इतनी लंबी यात्रा जो आज आपने निकाल करके अपने संविधान को बचाने के लिए, अपने अधिकार को, आरक्षण को बचाने के लिए जो आपने जिले में आगाज किया, उससे जनपद के सभी लोगों को, विपक्षियों को पता चल गया कि आजाद समाज भीम आर्मी की जो मिशन है, जो नीति है, उसके तहत जनपद सिद्धार्थ नगर में आप सब चल रहे हैं। ये आपने सिद्ध करके दिखाया। और यहाँ तो अभी आनंद फानंद में जिस दिन ये लड़ाई शुरू हो जाएगी, आपके अधिकार की मांग शुरू होगी और गांव तक जाएगी, और गांव के बाद नहीं सुनी तो जनपद सिद्धार्थ नगर में ये कलेक्ट्रेट अपनी मां बहनों से आने वाले समय भरा नजर पाएगा। यहाँ धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन किया जाएगा, लेकिन इस अधिकार को जरूर मांगा जाएगा। हमें ये शौक नहीं है कि आप हम लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, इसलिए हम कर रहे हैं। हम सांसद वंसद बनने के लिए या विधायक बनने के लिए बहुत आतुर नहीं है, क्योंकि मैं पिछली सरकार में देख चुका हूं कि जिस तरह से चला गया 69,000 की शिक्षक की भर्ती, किसानों के बिल, मोरबी का पुल, पहलवान बेटियों के साथ अन्याय, रेल हादसा, बनारस का पुल, मणिपुर की घटना, ये सब किसी से छिपा नहीं है। ये सब बातों को लेकर के अपने लोगों के 85% लोगों के अधिकारों के लिए मैंने इसीलिए पार्टी और पद इस्तीफा दिया आपके अधिकारों के खातिर। और मैंने उसी दिन संकल्प कर लिया कि एमपी बनूं या न बनूं, एमएलए बनूं या न बनूं, लेकिन इस जनपद के लोगों को 85% लोगों के लिए अपने आप को समर्पित करूंगा, संघर्ष करूंगा, लड़ाई लड़ूंगा। आपके अधिकारों के खातिर
एक पहचान बनेगी, क्योंकि इतिहास, आपका इतिहास, हमारा इतिहास, इस देश का इतिहास यही रहा है कि जिसने लोगों के लिए लड़ा, अधिकारों के लिए लड़ा, हक हकूक के लिए लड़ा, उसी का इतिहास रहा है। एमपी एमएलए तो आज बने कल गायब हो गए, कौन पूछने वाला है। लेकिन लड़ाई लड़ने वाले जिन लोगों ने इतिहास में लड़ाई लड़ा, चाहे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, चाहे दमनकारी सरकारों के खिलाफ लड़ा, जिन जिन महापुरुषों ने, जिन जिन सोशल वर्करों ने, समाज सेवियों ने, चाहे जेपी आंदोलन, कर्पूरी ठाकुर हो, पेरियार लड़ाई सिंह यादव, पेरियार रामास्वामी नायकर हो, आरक्षण के जनक हमारे समाज के छत्रपति साहू जी महाराज हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, मान्यवर काशीराम हो, ये जितने हमारे महापुरुष थे, इन लोगों ने समाज के लिए लड़ा, किसी पद के लिए नहीं लड़ा। मैं इन्हीं से प्रेरणा लिया हूं और मैं कलेक्ट्रेट पर विद्वानों के बीच आज सौभाग्य है मेरा कि मुझे कुछ कहने का, पीड़ा रखने का मौका मिल रहा है। मैं यहाँ बहुत ज्यादा एमपी एमएलए की बात करने के लिए, बनने के लिए नहीं, आपके अधिकारों के लिए पहले पायदान पर लड़ने के लिए आया हूं। आपका साथ मिला है तो ये लड़ाई, आपका जो अधिकार, जिसका आज मिशन है, जो आज एजेंडा है, उसको लेकर हम शुरू किए। जब समय आएगा तो भाषण किया जाएगा, तब हम बात रखेंगे। आज तो मेन एजेंडा हमारा ये है कि हमारी मां बहनों को, पिछड़ी समाज की, अल्पसंख्यक समाज की जो महिलाएं हैं, घर की जिम्मेदार हैं, उनका अधिकार 33% कोटे में संवैधानिक अधिकार के तहत दिया जाए। ये हम सबकी मांग है। आप इस मांग को लेके आइए। मैं बहुत कुछ न कहते हुए, मुझे लगता है समय भी हो गया, मौसम भी खराब है, सबको जाना भी है, माँ बहनें हैं, पुरुष होते ज्यादा लोग तो और समय लिया जाता। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक आगाज किया गया, मांग किया गया, शुरुआत हुई है कि आज डीएम साहब के द्वारा देश के अपने महामहिम राष्ट्रपति महोदया को, आप सबकी मांगों को, अधिकारों को लेकर के एक ज्ञापन तैयार है। उस ज्ञापन को आज दिया जाएगा और उस ज्ञापन के देने के बाद फिर हम गांव-गांव आप सब आए हैं, इस चीज की चर्चा गांव में आप सबसे होनी चाहिए कि जो मोदी सरकार ने हमारे लोगों के, महिलाओं के लिए, पिछड़े समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज के लिए जो ये कोटा न रख करके गलत किया है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, तभी ये लड़ाई सार्थक होगी।